पिछले वीडियो में बच्चों हमने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वैज्ञानिक पद्धति का जो अध्ययन है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने तथा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों से होता हुआ सैद्धांतिकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। तो ये जो चरण होते हैं, ये लुंडबर्ग ने 4 चरणों की बात की है। प्रथम कार्यशील प्रकल्पना का निर्माण, द्वितीय अवलोकन एवं तथ्यों का लेखन, तृतीय संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और चतुर्थ सामान्यीकरण। इसी प्रकार श्रीमती पीवी यंग ने भी वैज्ञानिक पद्धति के कुछ चरण का उल्लेख किया है। तो यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरणों का उल्लेख किया है। प्रथम है अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव, द्वितीय है कार्यशील प्रकल्पना का निर्माण, तृतीय है वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन एवं खोज, चतुर्थ है संकलित तथ्यों का आलेखन, पंचम है तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण और छठा है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। तो अब हम वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये चरण है समस्या का चुनाव। तो सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी भी समस्या का चुनाव करना होता है। इसमें आप संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन होता है। समस्या का चुनाव काफ़ी सोच समझ के पश्चात ही किया जाता है एवं पूर्व ज्ञान और पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर इसका चुनाव करना चाहिए। द्वितीय चरण है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। अब हमने प्रथम चरण में समस्या का चुनाव कर लिया, तो समस्या का चुनाव करने के पश्चात अब हम अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तृतीय चरण है प्राकल्पना का निर्माण। हमने अब समस्या का चुनाव कर लिया, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण हो गया। अब अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम प्राकल्पना का निर्माण करेंगे। प्राकल्पना क्या होती है? आपकी उपकल्पना या आपका समस्या से संबंधित पूर्वानुमान। तो लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच हम शोध के दौरान करते हैं। चतुर्थ चरण है अध्ययन की इकाई का निर्धारण। अब हमने समस्या का चुनाव किया, उद्देश्यों का निर्धारण किया, उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हमने प्राकल्पना बना ली। अब हम चतुर्थ चरण में इकाई का निर्धारण करेंगे कि हमें किसका अध्ययन करना है। अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता स्वयं यह जान ले कि उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करना है ताकि वह व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं है तो निदर्शन विधि की सहायता से कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है, उन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और उनका अध्ययन पे जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम समग्र पर लागू करते हैं। फिफ्थ जो हमारा चरण है वो है अध्ययन पद्धतियों उपकरणों का चुनाव। अब हमने अध्ययन इकाई का या अध्ययन क्षेत्र का चुनाव कर लिया। अब हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर किन उपकरणों की सहायता से हम अध्ययन करेंगे इसका चुनाव करेंगे। तो अध्ययनकर्ता के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करना है या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अथवा किसी अन्य विधि से अध्ययन करना है। यदि वह साक्षात्कार विधि का प्रयोग करता है तो अध्ययन के उपकरण के रूप में वह साक्षात्कार निर्देशिका भी तैयार करता है। अगला चरण है हमारा सूक्ष्म एवं सावधानी पूर्वक अवलोकन। इस चरण में विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म अवलोकन या अध्ययन किया जाता है और तथ्य संकलित किए जाते हैं। अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु किया जाता है। संकलित तथ्यों को फिर लिखित रूप दिया जाता है। अगला चरण है हमारा तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, फिर सारणियाँ तैयार की जाती हैं एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का भी पता लगाया जाता है। अगला चरण है हमारा सामान्यीकरण। इसके पश्चात सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले और सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है।
अगला चरण है फिर सामान्य नियमों की जांच एवं पुनर्परीक्षण किया जाता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच की जाती है तथा यह पता लगाया जाता है कि वे सार्वभौमिक रूप से सही हैं अथवा नहीं, अथवा उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। तत्पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है तो वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी होता है। सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति ही है। तो कार्ल पियर्सन ने लिखा है कि सत्य के लिए लघु मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो अब हमने देखा कि वैज्ञानिक पद्धति के चरण क्या हैं। इन चरणों को देखने के पश्चात अब हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान में भी हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब हम हमारे समाजशास्त्र विषय में वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किसी घटना का अध्ययन या किसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो हम इन्हीं चरणों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। परंतु समाज विज्ञानों में यह भी कहा जाता है कि हमारी जो विषय वस्तु है, जो हमारा अध्ययन हम जिस इकाई का करते हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं है। हमारी विषय वस्तु जटिल है, सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है, उन्हें माप तौल नहीं कर सकते, हम प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी हमारा जो इन्हीं किसी तथ्य या घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं, इन चरणों को ध्यान में रखते हुए तो हमारे विषय में भी सार्वभौमिक नियम बनते हैं। तो आज हमने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का अध्ययन किया कि हम किसी घटना या समस्या का जब अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति या चरणों का प्रयोग में लेते हुए अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।